हनुमान जी भजनलाल सरकार की बिजली काट देंगे, क्योंकि हनुमान जी का जिस प्रकार से जो काम करने का तरीका है ना, मैं जानता हूँ कि वो आदमी एक बार किसी को दिमाग में बैठा लेता है तो उसको छोड़ता नहीं है और भूलता नहीं है। वो कहते हैं कि मैं दोस्ती पूरी करता हूँ, दुश्मनी पूरी करता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा गालियां हनुमान बेनीवाल को ही पड़ी है इस बार। सत्ता हो कि नहीं हो, लेकिन हनुमान जी का पूरा सिस्टम रहता है और पूरा उनका जलवे हनुमान जी के भी। राजस्थान में जहाँ निकल पड़ते हैं वही न्याय दिला देते हैं। रविंदर के दोस्त शामिल थे पेपर लीक कराने में, कई थानेदार बने थे, उनके मित्र थे पहले वो, तो रविंदर जी कैसे लड़ेंगे लड़ाई? राजेंद्र राठौड़ जी कह रहे हैं कि अन्याय हो जाएगा बढ़ती रद्द हुई, तो वो इसलिए कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरे जो समाज के लोग आ रहे हैं उन्होंने ये कहा है बढ़ती रद्द नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने भरोसा दिलाया नहीं होने दूंगा। गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राजेंद्र राठौड़ हो और हमारे युवा नेता लोकप्रिय नेता रविंद्र भाटी। हनुमान बेनीवाल भी न्याय दिलाते हैं, लेकिन उनको खुद को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कैसे नहीं? घर के बिजली काट दी सरकार ने। लड़ाई ऐसे करेंगे, लाठा युवाओं को, पेपर लीक को बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। रविंद्र भाटी को कहना चाहिए कि भर्ती रद्द हुई, ये अच्छा काम है और हम युवाओं के साथ हैं। सड़क पर जाना है दोबारा तो सड़क पर चले जाएंगे, हमें लगा दिल्ली जाना है तो दिल्ली चले जाएंगे, दोबारा हनुमान जी को टेलीफोन कर लेंगे। भजनलाल जी ने काम तो करा है अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और भजनलाल जी को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में और डिस्प्यूट लैंड पे कब्जा करने में और बड़े बिल्डरों के साथ जुड़ने में वहाँ तो सिरे जाता है उनको साहब। और इस सिरे को अगर आप छीनते हो तो मैं तो आपको भी इसमें गलत मानूंगा। भजनलाल जी को मैं पूरा सिरे देता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से अपने बेटे को बढ़ाया, अपने साड़े को बढ़ाया, वो उन्होंने काम किया उनके लिए। शुरू किरोड़लाल जी ने करी लड़ाई, खत्म हनुमान बेनीवाल जी ने कर दी। भर्ती रद्द नहीं होती, भ्रष्ट थानेदार होते। मैं कह रहा हूँ 10 दिन भी बैठे रहते तो FIR नहीं लिखते। अरे लिखते क्या बताओ? ये कहते 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, जमीन बेच के आओ। युवाओं ने समझ लिया कि भाटी जी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं है तो कहते भर्ती रद्द होने चाहिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ साहब, 500 थानेदार पकड़े जा रहे हैं और रविंदर जी कह रहे हैं कि भर्ती रद्द गलत हो गया। रविंदर जी के यहाँ आपको नुकसान तो नहीं हो गया? किसान का बेटा हूँ, भरतपुर से आया हूँ, सरपंच रहा हूँ, तो भजनलाल जी किसान के बेटे ये काम करेंगे क्या? भूमाफिया बनेंगे क्या? क्यों करा रहे हो जमीनों पे कब्जा? जयपुर में जितनी डिस्प्यूट लैंड है इनके रिश्तेदार ढूंढते फिरते हैं। अरे ये घेरी, एक वो कोने में, एक वोरी। युवाओं ने उनकी रील देखी और रील में ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे क्रांति कर दी रविंदर भाई ने और बहुत मजबूत नेता बन गए उधर से पश्चिमी राजस्थान में और पूरा बदल देंगे सिस्टम को। और अब बाद में पता लगा युवाओं को कि ये तो मिल गए पेपर लीक वालों के साथ ही, ये तो मिल गए भ्रष्टाचारियों के साथ, मिल गए पेपर माफियाओं के साथ में और पूरा कबाड़ा करवा रहे प्रदेश का। एक लड़का जिसका नाम है मनोज मीणा, जो महुआ विधानसभा से आता है और राजधानी जयपुर में आया था, सोचा था कि कुछ करेंगे, कुछ ऐसा नया करेंगे, लेकिन करते करते आंदोलन की राह पकड़ ली और आंदोलन की राह पकड़ते पकड़ते ऐसा नाम हुआ कि युवाओं के अंदर एक अलग अपनी पहचान बना ली। और आप मेरे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं कैमरे में, इतने सारे युवा मनोज के साथ बैठे हैं। इंटरव्यू करने का सोचा था, लेकिन सबने कहा कि हम भी फ्रेम में आएंगे तो क्यों ना सबको साथ में लिया जाए। और मनोज से आज हम बात करने वाले हैं। लंबे समय से SI भर्ती को लेकर आंदोलन चल रहा था और हाई कोर्ट का फैसला आता है 4 साल बाद और भर्ती रद्द कर दी जाती है। लेकिन मनोज की पहचान सिर्फ इतनी नहीं है। मनोज की पहचान उस भर्ती, हर एक भर्ती को लेकर है जो युवाओं को लेकर लड़ाई लड़ी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेतल। और आज हमारे साथ वही मनोज मीणा जो आंदोलन से निकले थे एक नेता के रूप में, उससे हम बात करेंगे। नमस्कार मनोज भाई। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक। और कैसे हो? बस बढ़िया। आज युवाओं की सरदारी है, जो टोली है वो यहाँ हमारे साथ में है। सबने कहा कि हम भी फ्रेम में आएंगे और युवाओं के लिए जाने जाते हैं। कैसा महसूस हो रहा है 2021 के SI भर्ती रद्द होने के बाद? देखो, बिल्कुल सही बात है कि एक लंबे संघर्ष की जीत है और जब संघर्ष की जीत होती है, लंबी लड़ाई लड़ते हैं तो सुकून मिलता है कि 4 साल जो लड़ाई लड़ी, कितने इसमें थपेड़े खाए, कितनी बार गिरफ्तार हुए, कितनी बार जेल गए, अनशन करा, सड़कों पे सोए, जो भी कर सकते थे वो करा। और जब 4 महीने शहीद स्मारक पर लगातार बैठे, हनुमान जी के साथ में डॉक्टर किरोड़लाल जी ने भी हमारा सहयोग करा शुरू में। जब रिजल्ट हमारे पक्ष में आया
तो सुनो ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ी जंग जीत गए हो, जैसे राजा महाराजा पहले युद्ध लड़ते थे, हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमने भी क्या है कि ये युद्ध लड़ा है भ्रष्ट सिस्टम से, सरकारों से, जिसमें गहलोत सरकार, भजनलाल सरकार, और दोनों सरकारों को हरा के बड़ा सुकून आया कि ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये अन्यायपूर्ण सरकार जो युवाओं के सपनों को रौंदने का काम कर रही है, युवाओं को मारने का काम कर रही है, ऐसी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि हम 2021 से कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, मैं अशोक गहलोत जी रद्द कर दीजिए, लेकिन अशोक गहलोत जी ने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं तो सुनता ही नहीं हूँ बेरोजगारों की आवाज़, उन्होंने नहीं सुनी हमारी आवाज़ और मामला चलता रहा। भजनलाल जी ने कहा सत्ता में आने दो, भर्ती रद्द कर दूंगा, और भजनलाल जी सत्ता में आए और बदल गए। पहले भजनलाल जी ने कहा भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, बाद में भजनलाल जी ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया और कोर्ट में ये कह दिया हम भर्ती रद्द नहीं कर सकते। एसओजी से जांच कराई, 6 जांच एजेंसियों से जांच इन्होंने करवा ली, सहमति ले ली कि भाई क्या करे, रद्द होनी चाहिए, सबने कहा रद्द होनी चाहिए। बाद में इनकी सब कैबिनेट कमेटी भी शामिल थी, फिर बदल गए। और फिर जब इतनी सरकार खिलाफ हो, इतने लोग खिलाफ हो और फिर कोई लड़ाई का आप जीतो तो उसका अलग ही सुकून मिलता है। और इन बेरोजगार युवाओं ने जो प्रेम दिया, भर्ती जब रद्द हुई तो मेरे को लगा कि यार मनोज मीणा जो करने आया था कि युवाओं के चेहरों पे खुशी आए, युवाओं के सपने रोंदे नहीं जाए, युवाओं के साथ गलत नहीं हो, वो आज अपन ने कराए। तो कहीं ना कहीं मुझे भी उस दिन बड़ी सुकून की नींद आई थी और ये ठान लिया था कि आगे भी जब लगेगा कि युवाओं के साथ गलत होगा तो ईंट से गुजा देंगे सरकार के। लेकिन डोटासरा जी कह रहे थे उस समय सत्ता में थे, तो जो भी पेपर के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल दो। डोटासरा जी तो कह ही रहे हैं कि पेपर के खिलाफ कैसे बोलेगा, मतलब डोटासरा जी ने उस समय सरकार में कहा था, जब आप गहलोत साहब की बात करें तो हाँ। डोटासरा जी ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार थी, उस समय वो शिक्षा मंत्री थे, तो कहा था कि जो भी पेपर के खिलाफ बोल रहा है, लीक हुआ है, उसको जेल में डाल दो। लेकिन सुनो मेरी बात, ये तो लोकतंत्र है, डोटासरा जी कुछ भी कह सकते हैं एज ए व्यक्ति, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र कानून से चलता है, डोटासरा जी के कहने से थोड़ी चलता है। और हाँ, ये सही बात है कि इनकी सरकार तीनों ने सुनी नहीं और उसका परिणाम भी ये हुआ कि डोटासरा जी पीसीसी के अध्यक्ष हैं, लोगों से मिल लेते हैं, और अशोक गहलोत जी ने बंगला ले लिया, आराम कर रहे हैं, लोगों से मिल लेते हैं। नहीं तो सत्ता में होते, अगर युवाओं की बात माननी होती, पेपर लीक पे सुना होता तो इनको उस समय सत्ता नहीं छोड़नी पड़ती। लेकिन इनके क्या है कि जो काले कारनामे थे, जो भ्रष्टाचार, पेपर लीक, 18 भर्तियों के पेपर लीक हुए, एक ये ऐसा ही नहीं हुआ, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भर्तियों में हुआ और युवा परेशान हुए। युवाओं को लगा कि यार अब हमें न्याय मिल नहीं रहा, सरकार बदल दी युवाओं ने, अब भजनलाल सरकार आ गई, भजनलाल सरकार भी वही कर रही है और युवा आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन अब युवाओं के लिए बड़ी राहत की बात रही कि ऐसा ही भर्ती रद्द हुई और अभी भी आगे भी कोई कह रहा है कि डीबी में चले गए हैं बच्चे और वहाँ से इस पे अभी स्टे आ गया है। आज ही का फैसला है। हाँ, आज का फैसला है। अभी मेरी जानकारी में बच्चों ने फ़ोन करके बताया मुझे कि मनोज भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि भर्ती रद्द नहीं होगी। तो बच्चों से मैंने यही कहा, मैं आपके माध्यम से भी यही कहूँगा कि चिंता का विषय नहीं है, अभी हम सब वकीलों से बात कर लेंगे और जब हमें लगा कि सड़क पर जाना है दोबारा तो सड़क पर चले जाएंगे, हमें लगा दिल्ली जाना है तो दिल्ली चले जाएंगे, दोबारा हनुमान जी को टेलीफोन कर लेंगे, दोबारा किरोड़ी लाल जी से कह देंगे कि साहब बाबा आपकी सरकार दोबारा हमारे साथ गलत कर रही है, आप दोबारा मदद करो। तो और ये तो सड़कें सुनो, सड़कें अपनी हैं, सड़कें किसी के बाप की नहीं है। जब लगेगा अन्याय कर रही है सरकार, नहीं मान रही, फिर बैठ जाएंगे सड़कों पे और फिर लड़ेंगे न्याय की लड़ाई। लेकिन ये बात सही है कि एसआई भर्ती पूरी तरह भ्रष्ट है, फर्जी है। हाँ, कुछ लोग ईमानदार हैं, उनके प्रति हमारी भावना है, लेकिन सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। और ये तो साहब कहावत है ना कि गेहूं के लारे घुन तो पिसवाई करे, थोड़ा बहुत अन्याय हो जाता है, मानते हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि हमने लोकतंत्र को बचाया है। अगर आज यहाँ बैठा हूँ मैं, ये तो बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे बजाज नगर में बैठे हैं साहब, और ये क्यों बैठे हैं समझो आप इस बात को। ये सुबह से बैठे हैं 11 बजे से और ये मैच 10 बजे से बैठे हैं कि हमारी एक FIR नहीं लिखी जा रही। एक बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, उसकी गाड़ी में उठा लिया जाता है, डाल के 4 लोग ले जाते हैं, उसमें चक्कू छुरी चलाते हैं और पुलिस ये कहती है कि कोई धारा ही नहीं बनती, कोई कानून ही नहीं है कि हम अपराधियों पर धारा लगाएं, 151 पाबंद कर सकते हैं। ये तो जान से जोखिम मारने वाली बात है। शाम हो गई थी, इनकी FIR नहीं लिख रहा कोई। जब हम कहीं बाहर थे प्रोग्राम में, छोड़ के आए प्रोग्राम, और जब बोला मैडम को कि ऐसे ऐसे मामला है, FIR लिखो, नहीं तो हम यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे, यहीं बिस्तर लगा देंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। माननी पड़ी इनको मांगे, FIR लिखी जा रही है, थोड़ी देर में FIR हमारे हाथ में आएगी। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, अगर
इतना संघर्ष करना पड़ा एक FIR लिखाने के लिए। जब मैं तो मानता हूँ कि जो इंचार्ज मैडम है वो ईमानदारी से लगी है, पहले लगी हुई है तो ईमानदारी से लगी है, ठीक है, उसमें कोई सवाल नहीं है मेरे। लेकिन अगर इनकी जगह सिस्टम का हिस्सा है इसलिए 5 घंटे लग गए, इनकी जगह अगर भर्ती रद्द नहीं होती, भ्रष्ट थानेदार होते, मैं कह रहा हूँ 10 दिन भी बैठे रहते तो FIR नहीं लिखते। अरे लिखते क्या बताओ, ये कहते 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, जमीन बेच के आओ, जब न्याय मिलेगा। हमने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी है, ये ऐसा ही भर्ती रद्द की लड़ाई नहीं है। 859 थानेदार ये सब थानों में जाते, ये SHO लगते, CI बनते, डिप्टी बनते और ये एडिशनल है SP बनते, तो ये लोगों का कैसा शोषण करते बताओ। तो हमने एक न्यायपूर्ण व्यवस्था को बचाया है, लोकतंत्र को बचाया है कि हर व्यक्ति के साथ न्याय हो। और इस लड़ाई को लेके अब चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट लड़ना पड़े, चाहे हमें DB में भी हमारे कुछ जो भी है वो देखेंगे, उसको वकीलों से बात करेंगे, सड़कों पर लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। ये न्यायपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं अन्याय के खिलाफ। जहाँ भी अन्याय होगा, चाहे बेरोजगारों के साथ हो, चाहे आम जनता के साथ हो, किसानों के साथ हो, मनोज मीणा हमेशा खड़ा मिलेगा। जैसे इन बच्चों के लिए थाने के यहाँ बैठे हैं हम, जैसे आने वाले समय में भी जब जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पे कब्जा कर लेंगे। सड़कें हमारी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सड़कों से उठी आवाज़ संसद तक जाती है और लोगों तक पहुँचती है। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया भी होना स्वाभाविक है, लाजमी है। जैसे ही भर्ती रद्द होती है तो वही थानेदार जो लगे हुए थे उनकी भी प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई और वो भी सड़कों पर आ गए। SI भर्ती जो बहाली है उसको लेकर वो शहीद स्मारक पे एक दिन का सांकेतिक धरना भी दिया था और उसके बाद अब भी वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहिए उनको लेकर? देखो लोग कह रहे हैं कि जो गलत है उनको तो न्याय हुआ है, चलो मान लिया, लेकिन हमारे साथ तो अन्याय हुआ है। सुनो मेरी बात, लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का सबको है, ठीक है, वो आवाज़ उठाए, DB में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, नेताओं से मिले, हमें उस बात से मतलब नहीं है, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ ये 859 ने साथ में ट्रेनिंग करी है, सब साथ में रहे हैं, 2-2.5 साल समय बिताया है, इन सबको पता था कौन ईमानदार है कौन चोर है, लेकिन इन्होंने कभी नहीं बताया कि कौन ईमानदार कौन चोर है। और भर्ती रद्द होने के बाद भी एक ईमानदार थानेदार ज्ञापन देता घूम रहा था और शाम को उसी को धर लिया। तो ईमानदारों की संख्या क्या भी सामने आती जा रही है, एक लंबी लिस्ट है और ये तो सबके सामने है कि कितने ईमानदार है। हाँ, जो ईमानदार सही में है, जो भी ईमानदार ऐसा कह रहे हैं कि हम ईमानदार है, मैं तो कह रहा हूँ उनका भी नार्को टेस्ट कराए और कौन कौन ईमानदार है, जहाँ तो सबकी हो। ये नहीं भर्ती रद्द हो गई तो इनको घर भेज दो, नहीं, इनका नार्को टेस्ट करो। अगर इन्होंने सबने जितने ना पेपर पढ़ा है डालो उनको जेल में और सख्त से सख्त सजा मिले इनको। हम किसी ईमानदार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम बेईमानों के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। हाँ, ये जरूर है कि इनको दोबारा पेपर देके नौकरी लगने का मौका मिलेगा। और साहब मेरे को ये बताओ, जब इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, सारा बिलूटूट से नकल हुई, वो मार्कशीट भराई गई, इंटरव्यू में नंबर दिए गए, उसके बाद अगर लोग ईमानदार लग गए तो जब ईमानदारी से भर्ती होगी तो दोबारा नहीं लगेंगे, वो दोबारा लग जाएंगे। ईमानदारी मर थोड़ी जाती है, ईमानदारी आदमी के खून में होती है, तो खत्म नहीं होती कभी भी। और ईमानदार है, मैं कह रहा हूँ दोबारा आ जाएंगे, दोबारा नौकरी कर लेंगे, कोई इसमें कोई सवाल ही नहीं है। इतना चिल्लाना क्यों, इतना टकराना क्यों, जगह जगह ऐसी चीज़ें क्यों करनी जो आप मजाक के पात्र बनो। मैं कह रहा हूँ सरकार कंबाइंड भर्ती करा लेगी, उल्टा आपको मौका मिलेगा, दोबारा पढ़ना, आगे बढ़ जाना, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन इस बीच जिन नेताओं ने इसके कमान संभाली थी उन्हें नेताओं को बार बार गालियां भी पड़ रही है, हनुमान बेनीवाल हो या फिर किरोड़ी लाल मीणा हो। मैं तो सुनो, ऐसा है कि लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है और भारत देश में तो पूरी आज़ादी है। और कुछ लोग जो परेशान है कि भर्ती रद्द हो गई, उनको लगता है 20 लाख रुपए डूब गए, हमारे 25 लाख रुपए डूब गए। वो लोग गाड़ियाँ देते हैं तो उनकी गाड़ियों से तो सुनो मेरी बात, लोगों की दुआएं भी तो मिल रही है मेरे भाई। कितने लोग दुआ दे रहे हैं हनुमान जी को, किरोड़ी जी को, हमको कि यार इन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी, अच्छी लड़ाई लड़ी, इसका परिणाम आया। गलत क्या है मेरे को बताओ इसमें? ये तो चलता रहता है। और मैं कह रहा हूँ राजनीति में अगर आलोचना नहीं हो तो राजनीति में मजा ही नहीं है। आलोचना तो राजनीति का हिस्सा है साहब, राजनीति में आलोचना होती रहती है, क्या फर्क पड़ रहा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस दिन भर्ती रद्द हुई थी उस दिन क्रेडिट वॉर भी चला था कि किरोड़ी जी ने करवाई या हनुमान बेनीवाल ने करवाई। दोनों ने करवाई, इसमें कोई लड़ाई नहीं है क्रेडिट की। ये उस समय जो एपिसोड हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। दोनों बड़े नेता है, दोनों मेरे आदर्श है। किरोड़ी लाल जी संघर्षों के आदी है, संघर्षों के मसीहा है, बड़ा नाम है राजस्थान में। और किरोड़ी लाल जी ने शुरू में हमारे साथ लड़ाई लड़ी, मैंने पहले भी कहा आपको, हमारे साथ बैठे धरने पे 4 दिन वो, और उन्होंने कहा मैं आगे साथ हूँ, सबूत देते रहे लगातार। हनुमान जी ने 4 महीने बैठे हमारे साथ में। तो साहब सुनो, देखो 4-4 का आंकड़ा दोनों जगह है।
उधर 4 दिन वो बैठ के गए, सबूत देते रहे। हनुमान जी 4 महीना बैठे और शुरू किरोड़ी लाल जी ने करी लड़ाई, खत्म हनुमान बेनीवाल जी ने कर दी। तो इसमें कोई क्रेडिट की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन बड़े नेता थे, कोई छोटी मोटी बात हो भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कह भी दिया बाद में किरोड़ी लाल जी ने कि अगर कोई गलती मेरे से हो गई तो मैं हनुमान जी से माफ़ी मांग लूंगा। हनुमान जी ने भी कह दिया किरोड़ी लाल जी मेरे बड़े भाई है, तो माफ़ी की तो कोई बात ही नहीं है, और ये चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलता रहता है, लेकिन मनोज मीणा भी अब नेता बन रहे हैं, कहीं ना कहीं भाषणों में हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। सुनो, मैं ऐसा है मनोज मीणा का, तो जो संघर्ष करेगा ना मैं तो उसी की तारीफ करूंगा। हनुमान जी मेरे को लग रहा है लड़ रहे हैं, हनुमान जी की तारीफ करूंगा। मेरे को लग रहा है कि बाबा लड़ रहा है, बाबा की तारीफ करूंगा। मेरे को लग रहा है कि और लड़ रहा है, उसकी तारीफ करूंगा, क्योंकि मैंने सड़कों से इन व्यक्तियों से संघर्ष करना सीखा है। मैं किरोड़ी लाल के लारे भी रहा हूँ, मैं हनुमान जी के लारे भी रहा हूँ, और दोनों को मैंने साथ में उनके साथ समय बिताया है। दोनों के साथ मैं सड़कों पर सोया हूँ, दोनों के साथ मैंने धरने दे लिए, दोनों को मैंने देख लिया नज़दीक से, दोनों की कार्यशैली देख ली, तो दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो मैंने इनके संघर्षों को समझा है और देखा है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे आदर्श नेताओं में आते हैं किरोड़ी लाल जी, हनुमान बेनीवाल जी, सचिन पायलट जी, क्योंकि मैंने इनको लड़ते हुए देखा है। और मेरा भी ऐसा मन है कि इनके जैसे हम भी कुछ योगदान समाज में दें, हमारे भाइयों के लिए दें, और एक नई व्यवस्था बनाएं और इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को खत्म करें, क्योंकि समाज में पता है कितने तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कितने तरह के गलत काम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुछ हम कर पाए वो हमें खुशी मिलती है। बाकी ये दोनों तीनों हमारे आदर्श हैं और इनसे बहुत कुछ सीखा है, तो ये तो संघर्ष है, और संघर्ष वाले आदमी की बढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन क्रेडिट वॉर के बीच में भजन लाल जी भी कूद जाते हैं और वो कहते हैं हमारी सरकार ने SIT गठित की थी और इसी का परिणाम है कि भर्ती रद्द हो गई, और अभी कुछ नेता उन्हीं की पार्टी के हैं वो इनके समर्थन में उतर आए हैं। भजन लाल जी का कोई क्रेडिट नहीं है, भजन लाल जी का क्रेडिट है, लेकिन वो इस बात में है कि उनका परिवार ने भजन लाल जी के ऊपर कब्जा कर लिया और एक भूमाफिया बन गए। उनके रिश्तेदार कर रहे हैं प्रॉपर्टियों पे कब्जा, कभी FIR हो जाती है, लेकिन रिश्तेदार है तो गिरफ्तारियां नहीं होती है। ठीक है, उनके सुनने में आ रहा है कि जो पुत्र है वो भी इन चीज़ों में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है भजन लाल जी ने काम तो करा है अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और भजन लाल जी को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में और डिस्प्यूट लैंड पे कब्जा करने में और बड़े बिल्डरों के साथ जुड़ने में, वहाँ तो सिरे जाता है उनको साहब, और इस सिरे को अगर आप छीनते हो तो मैं तो आपको भी इसमें गलत मानूंगा। भजन लाल जी को मैं पूरा सिरे देता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से अपने बेटे को बढ़ाया, अपने साड़े को बढ़ाया, वो उन्होंने काम किया उनके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भजन लाल जी को इसके लिए राजस्थान जनता सिरे दे रही है कि वो ही काम करने लग गए जो और मुख्यमंत्री करते थे। भजन लाल जी कहते थे किसान का बेटा हूँ, भरतपुर से आया हूँ, सरपंच रहा हूँ, तो भजन लाल जी किसान के बेटे ये काम करेंगे क्या? भूमाफिया बनेंगे क्या? क्यों करा रहे हो जमीनों पे कब्जा? जयपुर में जितनी डिस्प्यूट लैंड है इनके रिश्तेदार ढूंढते फिरते हैं, अरे एक येरी, एक वो कोने में, एक वोरी, तो ये क्या कब्जे का खेल चल रहा है जयपुर में? क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? आप मुख्यमंत्री हो, पद की गरिमा है, जनता के लिए काम करो, भलाई काम करो। तो भजन लाल जी का सिरे मैं तो इसी में दूंगा। बाकी SI भर्ती में अगर उन्होंने SIT बनाई जैसे आप कह रहे हो, जैसे मैंने भी सुना है बनाई उन्होंने, और ये बनाई भी है, सच्चाई भी है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सब कैबिनेट कमेटी बनाई और ये उन्होंने जांच करी, उन्होंने कहा भर्ती रद्द होनी चाहिए। फिर बाद में भजन लाल जी की सरकार क्यों पलट गई? क्यों भजन लाल जी की सरकार ने कहा कि हम भर्ती रद्द नहीं कर सकते? क्यों भजन लाल सरकार पलट गई मेरे को बताओ? पलट गई ना भजन लाल सरकार, तो क्यों पलटी मेरे को बताओ? कहीं ना कहीं दबाव था पेपर माफियाओं का, भ्रष्टाचारियों का, उनका दबाव था इनके ऊपर कि आपको बदलना पड़ेगा, और बदल गए। और आपके सामने क्या भजन लाल जी का कोई सिरे नहीं है। भजन लाल जी का एक ही चीज में सिरे है, मैंने आपको बता दिया कि बढ़िया उनके रिश्तेदार प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बढ़िया उनके जो भी मिलने वाले वो बढ़ाने में लगे हुए हैं, और आजकल जयपुर में खूब तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, कुछ नेता ये भी कह रहे थे, आप ही के साथी थे, वो ये कह रहे थे कि एक जाति विशेष के लोग सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं, और उसी पार्टी के नेता उससे प्रेशर बना रहे थे सरकार पर कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कौन थे वो नेता? सुनो, नेता तो देखो राजेंद्र राठौड़ है। राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। मैं नेता दहाड़ के बोला था, दहाड़ के बोल रहे थे, टेबल ठोक ठोक के बोल रहे थे, और आज राजेंद्र राठौड़ जी कह रहे हैं कि अन्याय हो जाएगा भर्ती रद्द हुई तो। वो इसलिए कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरे जो समाज के लोग आ रहे हैं उन्होंने ये कहा है भर्ती रद्द नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने भरोसा दिलाया नहीं होने दूंगा। गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राजेंद्र राठौड़ हो, और हमारे युवा नेता, लोकप्रिय नेता रविंद्र भाटी कहते हैं कि मैं लाठा रहो, युवाओं की लड़ाई लड़ूंगा, मजबूत रहो। रविंद्र जी ऐसे लड़ोगे कि युवाओं की लड़ाई? पेपर माफिया के साथ मिलके वहाँ जा रहे हैं, आपके साथ लोग मिल रहे हैं पेपर माफिया। कई लोग तो कह रहे हैं
रविंदर के दोस्त शामिल थे पेपर लीक कराने में, कई थानेदार बने थे, उनके मित्र थे पहले वो। तो रविंदर जी कैसे लड़ेंगे लड़ाई? ऐसे करेंगे लाठा युवाओं को, पेपर लीक को बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। रविंदर भाटी को कहना चाहिए कि भर्ती रद्द हुई, ये अच्छा काम है और हम युवाओं के साथ हैं। रविंदर जी की लकीर तय हो गई कि रविंदर जी इस पार खड़े हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए थी, और हम ये कह रहे हैं कि हमने भर्ती रद्द करवाई, हम लड़े, युवाओं की जीत हुई, और रविंदर जी कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को तो ठीक नहीं लगा ये काम भर्ती रद्द होने का। विधानसभा में बोल रहे थे। तो रविंदर जी सुनो मेरी बात, अभिव्यक्ति की आजादी है, रविंदर जी बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रविंदर जी को अब युवा देख रहा है, तो युवाओं ने समझ लिया कि भाटी जी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं है तो कहते भर्ती रद्द होने चाहिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, साहब 500 थानेदार पकड़े जा रहे हैं, और रविंदर जी कह रहे हैं कि भर्ती रद्द गलत हो गया। रविंदर जी के आपको नुकसान तो नहीं हो गया? ये भी बताओ, युवाओं को बताओ कि कितना नुकसान हुआ है आपका। कहीं यही तो कारण नहीं था कि लोकसभा चुनाव में उनके ऊपर विदेशी फंडिंग के आरोप लगे थे? वो फंडिंग का तो सुनो मेरी बात, चर्चा होती रहती है, लेकिन वो तो मेरी जानकारी में नहीं है, मैं झूठे आरोप नहीं लगाता किसी पे। लेकिन ये न्यायपूर्ण लड़ाई में रविंदर को जो मैंने देखा है कि उनको ये गलत निर्णय था उनका, क्योंकि युवाओं को उनका भरोसा था। युवाओं ने उनकी रील देखी और रील में ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे क्रांति कर दी रविंदर भाई ने और बहुत मजबूत नेता बन गए उधर से पश्चिमी राजस्थान में, और पूरा बदल देंगे सिस्टम को। और अब बाद में पता लगा युवाओं को कि ये तो मिल गए पेपर लीक वालों के साथ ही, ये तो मिल गए भ्रष्टाचारियों के साथ, मिल गए पेपर माफियाओं के साथ में, और पूरा कबाड़ा करवा रहे प्रदेश का। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा रविंदर जी से कि आप एक अच्छे नेता बनो, युवाओं को आपसे उम्मीद है, आप क्यों पेपर माफियाओं के साथ जा रहे हो? ये कहो ना कि पेपर लीक हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था, भर्ती रद्द करी तो सरकार ने ठीक करा, कोर्ट ने ठीक करा, माननीय न्यायालय ने। अरे भाई, जो ईमानदार थे उनके प्रति सहानुभूति हमारी भी है, लेकिन वो ये तो बताए कि ईमानदार थे कौन है। एक लिस्ट जारी करे आते सो जी कि रविंदर जारी कर दे ये ईमानदार थे, अब मान लेंगे ये ईमानदार थे, कहीं तो कोई प्रूफ हो। अब ऐसे तो सभी ईमानदार है, ऐसे तो वो 859 जो जेल में बंद है ना, वो भी कह रहे हैं साहब हम भी ईमानदार है, हमें थाने में हमें गलत पटक दिया, हम जेल में गलत है और हमें भी बाहर निकालो। किसी साजिश के तहत हमें गिरफ्तार किया। जिसकी फर्स्ट रैंक थी वो लड़के की, मैं नाम भूल गया, वो अभी भी जेल में बैठा कहता है कि नहीं मैं ईमानदार हूँ। रोज सुबह जगता है, वो बताते हैं जो छूट गया है कि यार वो तो ये कहता है मैं ईमानदार हूँ, और वो एक उसको एसओजी सारे प्रूफ दे दिए। तो कोई चोर तो खुद को मानना ही नहीं चाह रहा, फिर इसमें चोर कौन है ये बताओ मेरे को? सभी ईमानदार है तो भाई एसओजी जिनको पकड़ रही है, सारे प्रूफ ला रही है, वो गलत है क्या? फिर सारी चीज सामने, सुनो मेरी बात, इसमें कुछ बच्चा नहीं है। भर्ती में पूरा भंडा फोड़ हो गया है कि कितने बड़े लेवल पेपर लीक हुआ, कितने लोग मिले हुए थे, और यहाँ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ तक पकड़े जा रहे हैं। और मेरे को लग रहा है कि जांच सही हुई तो कुमार विश्वास की घरवाली इस्तीफा दे के ऐसे ही नहीं गई मेरे भाई। कुमार विश्वास की घरवाली की जांच हो जाएगी, संजय सिंह सोत्रे की जांच हो जाएगी, और जसवंत राठी जो अभी निधन हो गया लेकिन उनके परिवार की जांच हो जाएगी। इनकी जांच होगी, पता लगेगा कितना बड़ा कबाड़ा करा है प्रदेश का इन्होंने। ये नहीं एसआई हो, आरएस हो, इधर ये आरएमएसएसएम जयन की भर्ती हो, इधर लाइब्रेरियन की भर्ती हो, इधर हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती हो, इधर एलडीसी की भर्ती हो, सब कबाड़ा कर दिया। सारी भर्तियों की जांच हो जाए ना तो राजस्थान में वैकेंसियों की बाहर आ जाएगी, सारे पद खाली हो जाएंगे राजस्थान में। मंजू शर्मा की आप बात कर रहे हैं, जिनके पति हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, उनकी एक तस्वीर आती है राजेंद्र राठौड़ के घर पे डिनर करते हुए। वो डिनर बढ़िया करा है उन्होंने, क्या कुछ कहना? सुनो मेरी बात है वो डिनर की देन है कि मंजू शर्मा एसओजी गिरफ्त में नहीं है। अगर आज वो आज अगर वो डिनर नहीं हुआ होता तो मंजू शर्मा को एसओजी पकड़ लेती। लेकिन कुमार विश्वास के संपर्क है भाई, कुमार विश्वास जी जुड़े हुए हैं, राज्यसभा के मनोनीत मेंबर है वो, मतलब खुद के मन से उन्होंने मान रखा है मैं राज्यसभा में हूँ। वैसे तो राज्यसभा पहुँच नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा माना हुआ है कि मैं राज्यसभा में हूँ, ठीक है। तो उनकी घरवाली थी, बढ़िया उन्होंने खाना खिलाया और बढ़िया कह दिया तुम तो मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा और मैं कहूँ जैसे करना। और मेरे को लग रहा है इस्तीफा भी उन्हें कहने पे दिलाया है कि आप तो इस्तीफा दे के निकलो। किनके कहने पे? राजेंद्र राठौड़ जी कहने पे दिलाया, हो सकता है उनके दोस्त है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सेटिंग मामला है, पूरा घालमेल है इसमें। मैं कह रहा हूँ इसकी बड़ी जाँच होगी तो बहुत सामने आएगा। तो अब क्या लग रहा है मनोज भाई, राजस्थान में अब लड़ाइयाँ कौन लड़ेगा? कौन व्यक्ति है जो राजस्थान के युवाओं को आगे भविष्य दे सकता है? लड़ाई लड़ रहे हैं ना मनोज मीणा, और कौन लड़ेगा? बाकी जो नेता साथ में आ रहे हैं, सबको साथ है, सबका सहयोग है। मैं कह रहा हूँ हनुमान जी लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, किरोड़ी लाल जी ने खूब लड़ाई लड़ी है, और किरोड़ी लाल जी मुझे पता है कि लड़ेंगे अभी। तो किरोड़ी लाल जी अभी तो कह रहे हैं कि मैं आगे भी कुछ कर सकता हूँ। तो चर्चा है कि डिप्टी सीएम बनाने वाले हैं, उनको बन जाए तो शुभकामनाएं, हमारे सम्मान मिलना चाहिए, हमारा बड़ा आदमी है घर का। लेकिन मैं कह रहा हूँ किरोड़ी लाल जी का मन लगता नहीं है सरकार में। किरोड़ी लाल जी तो ये कहते हैं मेरे को तो सड़क पे मजा आता है।
मैंने देखा है ना उनको सड़क पे मजा आता है, सड़क पे गद्दा लगा के सो जाएंगे और वहीं बच्चों के साथ पंचायती करेंगे और वहीं किरोड़ीलाल जी के बढ़िया फिर ठाके लगते हैं, वहीं मजे लेते हैं वो। तो उनको संघर्ष करा है उन्होंने। ऐसे हनुमान जी है, उनको मजा सड़क पे आता है, सत्ता हो कि नहीं हो, लेकिन हनुमान जी का पूरा सिस्टम रहता है और पूरा उनका जलवे हनुमान जी के भी। राजस्थान में जहाँ निकल पड़ते हैं वहीं न्याय दिला देते हैं, जहाँ सड़क पे बैठ जाते हैं वहीं से न्याय शुरू हो जाता है। और ऐसे लोग होने चाहिए, 2-5 लोग और हो। लेकिन सबसे ज़्यादा गालियाँ हनुमान बेनीवाल को ही पड़ी है इस बार। सुनो, वो तो लोगों का गाड़ियाँ का तो क्या है कि लोग राजनीतिक रूप से भी द्वेष भावना रखते हैं तो गाड़ियाँ दिला देते हैं। गाड़ियाँ तो हमको खूब पड़ती है, लेकिन गाड़ियों की चिंता नहीं करनी। न्याय की लड़ाई में गाड़ियों की चिंता मत करो, वो देखो कि न्याय मिल रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा, तो हम तो वो देखते हैं। बाकी गाड़ियों को चिंता नहीं है। बाकी मेरा मानना है कि हनुमान जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और प्रदेश के युवाओं से मैं ये कहूँगा कि चिंता का विषय नहीं है। जब तक आपका भाई आपके लिए लड़ रहा है, सड़कों पर बैठा है, किसान के साथ अन्याय हो, युवाओं के साथ अन्याय हो, किसी के वर्ग के साथ अन्याय हो, किसी भी समाज के साथ हो, किसी भी धर्म के साथ हो, अगर मनोज मीणा को एक आवाज़ लगाओगे, मनोज मीणा खड़ा मिलेगा। चाहे उसके लिए मेरे को कितना ही संघर्ष करना पड़े, चाहे कितना ही खपना पड़े, चाहे मेरे को कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं कह रहा हूँ लोगों को न्याय जरूर दिलाऊंगा। लेकिन आपने कहा कि न्याय तो दिलाऊंगा, और हनुमान बेनीवाल भी के लिए भी कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल भी न्याय दिलाते हैं, लेकिन उनको खुद को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कैसे नहीं घर के बिजली काट दी सरकार ने। बिजली जरूर काटी है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि हनुमान जी भजनलाल सरकार की बिजली काट देंगे, क्योंकि हनुमान जी का जिस प्रकार से जो काम करने का तरीका है ना, मैं जानता हूँ कि वो आदमी एक बार किसी को दिमाग में बैठा लेता है तो उसको छोड़ता नहीं है और भूलता नहीं है। वो कहते हैं कि मैं दोस्ती पूरी करता हूँ, दुश्मनी पूरी करता हूँ। तो हनुमान जी से कोई अगर राजनीति में दुश्मनी कर रहा है तो मेरी सलाह है कि हनुमान जी से दुश्मनी मत करो। नहीं, हनुमान जी आपको सल्टा देंगे और आपकी पेंशन बनवा देंगे राजनीति में। हनुमान जी से आप बिना मतलब मत उड़ जाओ, वो आदमी लड़ना जानता है। और हनुमान जी से जिस प्रकार से भजनलाल जी ने बिजली काटना, क्वार्टर खाली कराना, मेरे को लग रहा है बहुत छोटी हरकतें हैं। और आने वाले समय में अभी जो हनुमान जी का जो करंट का लेवल है वो बढ़ गया है बिजली कटने के बाद, आसमान छू रहा है। और हनुमान जी का करंट का लेवल ये है कि आसमान में बिजली की तरह उनका करंट दिख रहा है। और मेरे को लग रहा है आने वाले समय में हनुमान जी का करंट और बढ़ेगा और भजनलाल सरकार को झटके मारेगा, और ऐसे झटके मारेगा कि भजनलाल सरकार राजस्थान से खत्म होगी और कोई और मुख्यमंत्री आएगा। कौन आएगा? अब वो तो कोई बहुत सारे हैं, 200 MLA कोई आ जाएगा, उसमें तो क्या है, बन जाएगा कोई भी। बीजेपी के तो 200 नहीं। अब बीजेपी के 200 नहीं है, लेकिन बीजेपी में जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं 116, 17 जो भी है उनके, उनमें से कोई बन जाएगा। वो तो सुनो, वो बनाएंगे सेंटर वाले। भजनलाल जी की तरह एक पर्ची और आ जाएगी, ये फलाना सिंह की पर्ची हो। तो ये भर्तियों की पर्ची क्यों नहीं आती है दिल्ली से? भर्तियों की पर्ची अब आने लग जाएंगी, जैसे भर्ती रद्द हुई है ना। अब मेरे को लग रहा है मोदी जी जल्दी भजनलाल जी को बुला लेंगे और कह देंगे भजनलाल जी आपने बहुत अच्छा करा और आप घर जाओ, अब आराम करो। क्योंकि जिस प्रकार से भजनलाल जी ने न्याय नहीं करा ना, तो मेरे को लग रहा है भजनलाल जी कार्यकाल पूरा ही है, समापन की ओर है भजनलाल जी। जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के लोगों, क्या युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुनो, मैं युवाओं से यही कहूँगा कि न्याय की लड़ाई में आपका भाई आपके साथ है, और कभी भी कमज़ोर मत पड़ना, हताश मत होना, निराश मत होना। आप तो आवाज़ लगा देना और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जहाँ भी जरूरत पड़े आपके लिए मैं खड़ा हूँ। नशा मत करो, गलत चीज़ों मत पढ़ो, गलत काम मत करो। और अगर अन्यायपूर्ण तरीके से आपको आवाज़ दबाता है, आपको कोई डराता है, धमकाता है, आप पे कोई गलत प्रकार से दबाव बनाता है, तो कभी हिम्मत नहीं हारनी। आप तो मुझे आवाज़ लगा देना, मैं कह रहा हूँ सारे संकट कट जाएंगे। हनुमान बेनीवाल की बोली बोलने लगे हो आजकल आप। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि कुछ गुण अगर मनोज मीणा में हनुमान जी के आते हैं तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो डिट्टो बोल रहे हो, सच बता रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है कि कुछ फर्क पड़ा हो। गुफ्तगू हुई होगी आपकी कहीं आने वाले समय मनोज इस प्रदेश का जो महुआ विधानसभा इधर से बड़ा नेता बना दूंगा मीणा समाज का, ऐसा तो नहीं है कोई? नहीं, वो तो इंटरनली डील तो नहीं हुई है। नहीं, इंटरनली कोई डील नहीं है। हनुमान जी का प्रेम है। हनुमान जी ये कहते हैं जो सड़कों पे संघर्ष करेगा मैं उसके साथ हूँ और मैं उसकी मदद करूंगा। और हनुमान जी ने बयान भी दिया था कि मनोज मीणा सड़कों पे लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, अच्छा लड़का है, मेहनत करता है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो भी व्यक्ति संघर्ष करेगा हनुमान जी उसकी मदद करेंगे, जनता उसकी मदद करेगी, लोग उसके साथ लगेंगे। और हनुमान जी भी संघर्ष से बन के आए और हम भी उनको देख देख के संघर्ष सीख रहे हैं, लोगों के लिए लड़ना सीख रहे हैं। और मेरे को लग रहा है कि एक दिन मजबूत से लोगों की आवाज़ उठाएंगे और प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। एक ये भी आया था ऐसा ही भर्ती वाले पे, क्या बयान आया कि जो लड़के अगर दोबारा मेहनत करके नहीं लगते हैं तो आ जाओ, पार्टी में स्वागत है, कहीं 2-5 जगह से चुनाव लड़वा दूंगा, विधायक बन जाना, क्या पड़ा इस थानेदारी में? सैल्यूट करते फिरते हैं वो थानेदार। तो सही बात है, तो उसमें क्या है, था सैल्यूट ही करते हैं विधायक को थानेदार तो, लेकिन उनके लिए कहा है जो ईमानदार है उनके लिए। हाँ, ईमानदारी पेपर लेके घर बैठ जाए और वो कहे हनुमान जी आपने भर्ती रद्द करा दी, मैंने पेपर लिया था, वो हमें MLA बनाओ।
हनुमान जी अमल थोड़ी बनाएंगे उन्हें तो कहेंगे तुम घर जाओ। तो उन लोगों के लिए तो ईमानदारी से, और ईमानदार आदमी का भी हिम्मत नहीं हारेगा, ईमानदार व्यक्ति संघर्ष से नहीं भागेगा, ईमानदार आदमी को कहने की सफलता। जी शुक्रिया। तो ये थे मनोज मीणा, जो कि प्रदेश में हर दिन कहीं ना कहीं आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं, और आज भी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर एक मामला था कोई एक कैब ड्राइवर का, जिसको कुछ लोग आते हैं और वो किडनैप कर लेते हैं, और उसके बाद जब वो थाने में जाते हैं तो एफआईआर नहीं होती है। तो वहीं थाने के बाहर हम बैठे थे एक चाय की टपरी पर, तो सोचा कि क्यों ना मनोज से यहीं बात कर ली जाए। एफआईआर दिखवाने के लिए आए थे और अभी थाने में एफआईआर लिखी जा रही है। लेकिन फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।